अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदालती मामलात की एक रोलर कोस्टर राइड चल रही है और इतनी स्पीड से इस वक्त सियासत चल रही है कि शायद 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले भी नहीं चल रही। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुई अलल अलान हालिया ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग तो एक अरसा दराज से चल रही है, लेकिन अब शायद मामला दोनों फ्रीकैन की बर्दाश्त से बाहर हो गया और इख्तलाफात बाहर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम हमें क्रश करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। और शानदाना गुलजार साहबा इतनी मासूम बन के पूछती हैं कि हर साल ऑपरेशन आखिर बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा में ही क्यों किया जाता है। बलोचिस्तान को तो खैर साइड पर रखा, लेकिन पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करने की वजह दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं। और शानदाना साहिबा को शायद ये बात उनको नहीं पता कि उनके सूबे का वज़ीर आला खुद स्टूडेंट्स की तंजीमों को भत्ता देते हैं। उनके ही इलाके डेरा से एक जज साहब को अगवा किया गया था और फिर वजीर आला साहब ने उनको रहा कैसे करवाया, भत्ते की रकम देके। तो इस सूरत हाल में ये सवाल कि इन इलाकों में ऑपरेशन क्यों किया जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाल ही में जो सवाद में वाकया पेश आया था उसकी वजह भी यही है कि ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और इस तरह के बेशुमार ऑपरेशन पाकिस्तान के पख्तूनख्वा के इलाके में किए तो कई बार गए, लेकिन उनका रिजल्ट क्या आया? कितने जवान वहां शहीद हुए, कितने लोग मरे, ड्रोन हमलों के क्या स्टैट्स हैं। सवात में तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई ड्रोन हमलों से अफेक्ट हुआ या किसी ना किसी धमाके से अफेक्ट हुआ शख्स मौजूद है। ये एक ऐसी जगह है जो दहशत गर्दी से बहुत बुरी तरह मुतासिर है। और फिर मुराद से जैसों ने यहाँ पे अपना एक और किस्म का मंजर खूब बेचा। लेकिन जो हालिया सवाद का वाकया हुआ है उसकी जड़ों में भी आपको यही बेगानगी, यही एक एहसास के ना अदालतें कुछ कर सकती हैं, ना सिक्योरिटी फोर्सेस, ना पुलिस, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो करना है अभी करना है। तो जब अभी इस किस्म के ऑपरेशंस लॉन्च करते हैं उसके बाद कोई रिहेबिलिटेशन नहीं होती, उसके बाद कोई लोगों को नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस लाने का इंतजाम नहीं होता, तो लोगों के जहन फिर इसी किस्म के उनके मुतशद्दद किस्म का उनका माइंड सेट हो जाता है कि बस जला दो, मार दो, क्योंकि उनके साथ भी यही हुआ। एपिक्स कमेटी के बारे में, जिस कमेटी ने बेसिकली मंजूरी दी है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की, उसके बारे में उमर अयूब साहब ने फरमाया। उमर अयूब साहब किसका चेहरा है पीटीआई में, ये मेरा ख्याल बताने की जरूरत तो नहीं, अब तो बहुत सामने नजर आ गया वाज़े तौर पर। एन से उनका नाम शुरू होता है और उनका तारुफ भी आप जानते हैं। तो फरमाते हैं कि कोई भी एपिक्स कमेटी पार्लियामान से बालातर नहीं है। ये वही उमर अयूब साहब हैं जिनकी हालिया जमात तहरीक इंसाफ ने जब वो पावर में आई थी 3-3.5 सालों में दे धड़ाधड़ ऑर्डिनेंस मंजूर किए थे। आरिफ अलवी बैठा होता था, आगे ऑर्डिनेंस, चलो जी साइन करो। आपकी जमात ने पार्लियामान की सरबुलंदी के लिए जो इक़दाम किए थे वो सारी कौम ने देखे। जब कोई सियासी जमात की बात करती है ना कि हम ऐसे, हमारे साथ ऐसे वैसे, हमेशा देखें कि जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई उन्होंने क्या किया, सिंध में उन्होंने क्या किया, वफाक में क्या किया। नून लीग जब हुकूमत में आई पावर में उन्होंने क्या किया, और तहरीक इंसाफ जब पावर में आई तो उन्होंने क्या। ऑपोजिशन की सियासत बड़ी अच्छी है, बड़ी आसान, कुछ नहीं करना, बस इसको भी रगड़ दो, उसको भी रगड़ दो और बैठकर पार्लियामान में कहो कि जी आप तो गैर पार्लियामानी गुफ्तगू की अखीर कर दो। तहरीक इंसाफ के जो एक रुकन है मस्ती खैल, उन्होंने जो अल्फाज पार्लियामान में इस्तेमाल किए हैं ख्वाजा आसिफ के बारे में, ख्वाजा आसिफ साहब भी इसी किस्म के कर चुके हैं शरीन वजारी के बारे में। तो ये बेसिकली एक ही सिक्के के दो रुख हैं, पीटीआई और नून लीग। तो ये सिलसिला जब आप लोग पावर में होते हैं, आप क्या करते हैं, लोगों को ये सब चीज़ें याद होती हैं। इतने भी लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, इतने भी लोगों के दिमाग उनको जंग नहीं लग चुका हुआ। तो ये इस वक्त सूरत हाल चल रही है। तहरीक इंसाफ की ग्रुपिंग के बारे में बात की थी वीलॉग के शुरू में। तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग तो आप जानते हैं बहुत अरसे से चल रही है और अब ये सिलसिला कुछ ज़्यादा तेज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इमरान खान को जेल में गए हुए ना अब अरसा हो गया ज़्यादा, अब टाइम हो गया ज़्यादा और उम्मीद थी कि जी वो जल्दी आ जाएंगे और मामला संभाल लेंगे। ऑब्वियसली जब पार्टी का रहनुमा, पार्टी को चलाने वाला शख्स नहीं है, इमरान खान बाहर होते हैं तो जाहिर है उन्होंने हर ग्रुप को कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से एंगेज रखना था। लेकिन अब ये इख्तलाफात हो रहे हैं संगीन और हालात की सतन ज़रीफ़ी आप देखिए कि शेर अफजल मरवत साहब अभी यूके पहुंचे हुए हैं, लंदन में प्रोटेस्ट मुजाहरों में वो हिस्सा ले रहे हैं और बेसिकली वही लीड कर रहे हैं, वही खिताब कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा फिगर वहाँ पे इस वक्त मौजूद है पीटीआई की सेंट्रल पॉलिटिक्स का, वो शेर अफजल मरवत साहब भी हैं। तो जुल्फी बुखारी साहब जो हमेशा उनके मुतज़ाद सियासत करते आए हैं, उनको भी
आकर उनसे मिलना पड़ा और उनको इज्जत देनी पड़ी, क्योंकि लोग शेर अफजल मरवत को पसंद करते हैं। लोगों की ओपिनियन, पॉपुलर ओपिनियन हम कहें बेशक के इमरान खान ने ये गलती की वो गलती की, लोगों को नहीं नजर आती, अब क्या कर सकते हैं। पॉपुलिज्म तो हिंदुस्तान जैसी बड़ी और पुरानी जमहूरियत में भी एक बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका में भी है, इसराइल में भी है, तुर्की में भी है। तो पॉपुलिज्म तो इस सदी का एक बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल आगे चलते हैं और शेर अफजल मरवत साहब ने बेसिकली कहा कि वो शानदाना गुलजार, शहरयार अफरीदी, असद कैसर और ये सारे लोग, अली मोहम्मद खान, इनको पार्टी में साइडलाइन किया जा रहा है। और ये आपके सामने है कि अली मोहम्मद खान या शहरयार अफरीदी कितना बड़ा और पुराना नाम है पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स में, और तहरीक इंसाफ के साथ कितने अरसे से रहे हैं, कुर्बानियां भी दी, लेकिन उनको ना तो कोई ओहदा दिया गया, एवं वजीर मशीर का कोई ओहदा नहीं दिया गया। तो जाहिर है फिर शिकवा तो बनता है शहरयार अफरीदी, इसीलिए हर कुछ अर्से के बाद कहते हैं मैं तो चलनी है, मैं जा रहा हूँ भाई, इस्तीफा देने लगा हूँ, आखिरी तकरीर है, जान अल्लाह को देनी है और बस इमरान खान और, लेकिन जाते नहीं है ना, ऐसे नहीं होता ना। तो पार्टी को भी बताना होता है कि मेरी ज़रूरत है। और फिर अगर कोई उस पर कमेंट कर दे, ख्वाजा आसिफ ने जब उस पर कमेंट किया तो कहते हैं कि जी वो हमारे अंदरूनी मामला के बारे में बात ना करें, खुद तो आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करते हैं, तो बात तो फिर होगी। तो ये इस वक्त सूरत हाल तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही है और बहुत ज़्यादा पावर हंगर पाई जा रही है। एक सिर्फ अभी सुबह मिला है और ये रस्साकशी का आलम है। अगर पंजाब या वफाक मिल जाता फिर पता नहीं क्या होना था। अब ये सारे जो लोग भागे हुए हैं लंदन में बेसिकली इकट्ठे हो गए हैं। जुल्फी बुखारी वहाँ पहले ही मौजूद हैं, कासिम सूरी भी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो देखें क्या तीर मार लेते हैं, ये अभी देखना बाकी है। हाँ, एहसन इकबाल साहब ने एक ये सवात के वाक़े के बारे में करारदाद उन्होंने पेश की और मुझे बड़ी हैरानी है कि तहरीक इंसाफ ने उसकी मुखालफत की। सवात में जो वाक़या है उसकी मजम्मत कौन शख्स नहीं करेगा, लेकिन पीटीआई का चूंकि पॉपुलर बयानिया वहाँ पे और वोट लोगों को बेवकूफ़ बनाकर हासिल किया गया, तो जाहिर है वो तो ऐसा कहेंगे। और एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि मज़हब के नाम पर ये सारा कुछ किया जा रहा है और ये सारा कुछ, लेकिन देखें आप मकाफाते कि वक्त का पहिया कैसे घूमता है कि एहसन इकबाल साहब की ही वालदा साहिबा अपन निसार फातिमा, उन्होंने ज़ियाउल हक के साथ ये कानून मंजूर करवाने में उनका कलीदी किरदार था। ये तौहीन मज़हब के कवानीन और बेसिकली पोस्ट ज़ियाउल हक ये सब कुछ इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि उस दौर में ये कवानीन मंजूर किए गए थे तौहीन मज़हब के हवाले से। तो देखें उनके साहबजादे को भी एक मजहबी जुनूनी शख्स के हाथों एक गोली का शिकार होना पड़ा और वो गोली आज भी उनके जिस्म में मौजूद है। तो ये मत सोचेंगे अगर आज हम चुप करके ऐसे चुप करके बैठ जाएंगे और हम कहेंगे कि नहीं ठीक है उस शख्स ने गलत किया था, ठीक है मार दो जला दो, तो ये आग आपके घर तक भी पहुंचेगी। क्योंकि ये आग जब जलती है तो वो नहीं देखती कि कौन सुन्नी है, दियोबंदी है, बरेलवी है, अहमदी है, शिया है, अजनाशरी है, जो मर्जी है, तो ये तो फिर जला के राख कर देती है। ये तो फिर ऐसे जो बैठकर पूछता है कि तुम अहमदी तो नहीं हो, यानी अगर कोई शख्स अहमदी है तो उसका गला काटना बिल्कुल जायज़ है और एसएचओ ही मौके पर फैसला कर देता है। अदालतों को तो मेरा ख्याल है वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि अदालतों का तो कोई काम रह नहीं गया। मॉब जस्टिस मेंटालिटी इतना ज़्यादा प्रिवेल कर गई है बदकिस्मती। बहरहाल वापस आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ और सुन्नी इत्तेहाद का जो केस बेसिकली मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है और उस पर बड़े मज़े के इंटरेस्टिंग दलाइल दिए गए एडवोकेट मुनीब अख्तर साहब की तरफ से। जी हाँ, एडवोकेट ही बने हुए थे, वकील बनकर ही दलाइल दे रहे थे। जिन चीज़ों के बारे में चीफ जस्टिस काजी फायज साहब सवालात कर रहे थे, वकला इतने अच्छे जवाब नहीं दे पाए जितने अच्छे सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छे जवाब नहीं दे पाए जितना मुनीब अख्तर साहब ने उसमें दिए। और उन्होंने मुनीब अख्तर साहब ने रिमार्क्स बेसिकली दिए कि आज़ाद उम्मीदवार तो जी इलेक्शन कमीशन ने करार दिया है ना पीटीआई के लोगों को, हम इलेक्शन कमीशन की बातें क्यों माने, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब वो पूछ रहे थे कि आप लोगों ने तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ा, आप तो आज़ाद उम्मीदवार थे। अब ये बात उनको नहीं कही जा सकती कि बल्ले का निशान जो आपने लिया था तो उसकी वजह से ये आज़ाद हो गए बेचारे। बहरहाल ये चीज़ें चलती हैं और मुनीब अख्तर साहब जिस तरीके से वकालत करने में मसरूफ़ हैं तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, तो केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन मसला ये है कि जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है ना, इसमें फ़ैसला पहले से लिख के रख लिया जाता है। वकला क्या दलाइल दे रहे हैं, क्या डिस्कशन चल रही है कोर्ट में, इट डजेंट मैटर एट ऑल।
बल्ले का निशान में क्या फैसला आया, इद्दत के केस में क्या फैसला आया, ये सारे फैसले तो आपने रिसेंटली देखे हैं, आपको समझ आ गई होगी कि वकला का आखिर कितना है कि इसमें इख्तियार होता है। और जिस तरीके से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इसको चला रहे हैं डिस्कशन को, उससे तो काफ़ी क्लियर हो गया है कि उनके जहन में फ़ैसला क्या है। बहरहाल देखते हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में उसको मज़ीद तफसील से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि तब तक फ़ैसला भी आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।